राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं लोकल की आवाज फेसबुक। धन्यवाद। धन्यवाद। जी राकेश जी, अभी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। जी, मैं राकेश कुमार बिहार से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिवान जी। से। जी। और मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं से पूरी हुई। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, और जी। दिल्ली आने के बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से। और साथ में थिएटर भी किया। थिएटर करने के बाद मैं मुंबई भी गया था। 6 महीना मुंबई में संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। और फिर वहां से रिटर्न हुआ दिल्ली। दिल्ली में भी रिपोर्टिंग करता था और अभी भी कार्यरत हूँ एज ए जर्नलिस्ट। और साथ में एंटरटेनमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इंटरेस्ट है मेरा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कमेंटेटर भी हूँ मैं, क्रिकेट कमेंटेटर। तो यही सब चल रहा है अभी। जी, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा इस मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने में? किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि ये बहुत आसान तरीके कोर्स नहीं है, इसमें काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, हम बताइए जरा। देखिए, मास कम्युनिकेशन जब मैंने शुरू किया था, उससे पहले मैं बहुत मतलब थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि उस समय सपोर्ट किसी का नहीं था। सिर्फ दोस्त थे जो कुछ काज बता सकते थे। वो भी अभी नए थे तो उनको भी उतना आइडिया नहीं था। तो मैं 12th करने के बाद मतलब करियर के लिए सोचने लगा कि मैं बीटेक करूँ, एमबीए करूँ, क्या करूँ। फिर अचानक मेरा दोस्त एक मुझे बताया कि मास कम्युनिकेशन तो कर ले, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है कमेंट्री करने का, तो आगे तुम इसमें करियर बना सकते हो। तो फिर मुझे वहां से थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला। और मैं रिसर्च किया गूगल के थ्रू, लोगों से पूछा, जाना। और एक जमीनी स्तर से उठ के शहर में जाना बहुत टफ होता है, वो भी बिहार से। तो फिर मैं वहां से नोएडा के लिए अप्लाई किया। एनआईएम्स एक निम्स इंस्टीट्यूट है वहां पे। तो वहां पे आया मैं, तो देखा तो वहां पे मुझे वो कॉलेज जमा नहीं। फिर मैं दिल्ली के पूरे जितने मास कम्युनिकेशन कॉलेजेस हैं वहां पे घूमा मैंने, देखा कौन सा सही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उसके बाद वहां मेरा हो नहीं पाया। फिर मैं आया मास्को मीडिया नोएडा, यहाँ नोएडा में आया। फिर निम्स में आया, एक साउथ एक्सटेंशन में मीडिया कॉलेज है वहां पे भी आया। और फिर नोएडा में ही मेरा एक दोस्त मिला, और दोस्त के माध्यम से हम एक दो दिन वहीं पे बिताने लगे, उसी के यहाँ। और उस समय मैं अकेला दिल्ली आया था, मेरे साथ कोई नहीं था। और अकेला रूम लेकर रहना, होटल में रहा था, 2 4 रोज होटल में रहा। फिर एक मेरे भाई रहते थे वहां पे गया। तो वहीं से मेरा दोस्त बताया, हम लोग सर्च करने लगे बेस्ट मीडिया कॉलेजेस इन दिल्ली। तो मुझे माखनलाल चतुर्वेदी के वेबसाइट पे जाके मिला, तो उसका स्टडी सेंटर मिला यहाँ। शुरू से ही दिल्ली कोर्स ऑप्ट करने के लिए गए जर्नलिज्म लाइन में? आपको कोई और स्टेट या फिर कोई और आपने स्टेट प्रेफर क्यों नहीं किया कि आपका दिल्ली से ही कुछ खास नाता या फिर कुछ खास रिलेशन? उस समय मुझे लगा कि दिल्ली जाकर मुझे अच्छा वो मिल मिल पाएगा करियर के लिए प्लेटफॉर्म। और दिल्ली से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। उससे पहले एक दो बार दिल्ली में आ चुका था। और दिल्ली में मेरे काफी रिलेटिव रहते थे। लेकिन मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहता था। मैं सोचा कि खुद से ही अपने आप को डेवलप करूं, इंडिपेंडेंट बनूं, डिपेंड ना बनूं। तो इसलिए मैं दिल्ली आया। और वहां से फिर दोनों दोस्त हम सर्च करने लगे, तो मक्खनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का नाम आया। तो वेबसाइट पे गए, वहाँ स्टडी सेंटर मिला, यान स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिर एक नोएडा में कैंपस मिला। तो यहाँ पे एक रिलेटिव रहते थे, तो मुझे लगा कि यहीं पे ज्वाइन कर लेना चाहिए, मुझे एडमिशन करा लेना चाहिए। तो मैं एडमिशन कराया यान में और पढ़ा 3 साल। स्टडी पीरियड में तो बहुत स्टडी भी किया मैंने, और इंटरटेन भी किया, थिएटर किया साथ साथ में। और पढ़ाई भी अच्छे से की। स्ट्रगल तो होता ही है, लेकिन हर किसी को चाहिए कि उस स्ट्रगल को कैसे झेले। एक पेशेंस लेवल बनाना पड़ता है, तब जाके आदमी को सफलता मिलती है। तो ये चीजें थी हमारे साथ। जी, आपको कमेंट्री का शौक है, हमने सुना है आपको बहुत क्रिकेट में आप कमेंट्री करते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से कमेंट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं। जी जी। क्रिकेट जी, में मुझे बचपन से ही। जी बोले। जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा कमेंट्री करके बताए तो दर्शकों का भी मनोरंजन हो जाता है।
क्योंकि आजकल क्रिकेट तो जी बंद ही जरूर। है, लगभग 2-3 महीने हो गए हैं, लॉकडाउन की वजह से क्रिकेट बंद ही है। तो एक जी अगर जी कुछ करके बताए तो दर्शक हमारे खुश हो जाते। जी जी जरूर। मैं मेरा शौक क्रिकेट में बचपन से ही रहा है और मेरा फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे। मैं 1999 वर्ल्ड कप से क्रिकेट में रुचि शुरू किया और तब सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर जी की जोड़ी हुआ करती थी, भारतीय ओपनिंग जोड़ी। और अजय जडेजा उस समय मेरा फेवरेट खिलाड़ी हुआ करते थे। तो उस समय मैं अचानक मेरे अंदर कमेंट्री का मतलब जोश आया। तो उसी समय से मैं कमेंटेटर बनने का एक सपना लेकर जीने लगा कि मैं कमेंटेटर बनूंगा, मैं भी क्रिकेटर बनूंगा और कमेंटेटर के थ्रू ही क्रिकेट में जाऊंगा। क्योंकि उस समय मैं क्रिकेट भी खेलता था तो उतना मैं क्रिकेट बढ़िया नहीं खेल पाता था। तो मैं दिमाग लगाया, तो मैं सोचा कि कमेंट्री से ही मैं इसमें जाऊंगा। तो रेडियो कमेंटेटर बनने का मुझे बहुत शौक था। आरजे का भी काम किया था गोरखपुर में 2-3 महीना। और कमेंट्री का जहां तक सवाल है, तो रेडियो कमेंट्री का होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा झलक बता देता हूं। आपने बोला था रेडियो में बहुत सारे मतलब वर्ड और दिशा निर्देश का ध्यान देना पड़ता है। तो रेडियो की कमेंट्री थोड़ा फास्ट होती है टीवी कमेंट्री के तुलना में। तो आइए जी सुना देता हूं। जैसे मान लीजिए बीच मैदान पर मैच हो रही है और रेडियो कमेंटेटर अपना कमेंट्री कर रहा हो, तो उस लेवल पे ऐसे कमेंट्री होती है। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत झलक सुनाता हूँ। आज भारत और पाकिस्तान का मैच है फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में और भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग बीच मैदान पर मौजूद हैं और गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे शोएब अख्तर। दूर वाले छोर से दौड़ना शुरू किया, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद को पुल कर दिया है वीरेंद्र सहवाग ने। गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, उस फील्डर भाग रहे हैं, देखना रोक पाते नहीं, नहीं रोक सके और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट। तो ये मतलब एक जुनून होता है और ये रफ्तार होता है बोलने का रेडियो कमेंटेटर का। तो इसमें जी, ऐसे आपका मतलब रेडियो कमेंट्री कर सकते हैं। शौक था तो आपको उसी लाइन में आगे जाना चाहिए था। रेडियो कमेंट्री में थोड़ा उसका अपना स्कोप बनाना चाहिए था। तो मास कम्युनिकेशन में जी आपका जी सिर्फ कि आप क्योंकि रेडियो कमेंट्री में शौक रखते थे क्रिकेट के माध्यम से। जी जी मैंने रेडियो में प्रोग्राम भी किया था, शॉर्ट प्रोग्राम। और जी स्पोर्ट्स सेल में प्रोग्राम किया था मैंने। तो उसमें ये होता था कि आप किसी भी मैच का रिकॉर्डिंग जमा करना होता था। तो मैं उस समय मेरे पास रिकॉर्डिंग कोई था नहीं, तो मैं जमा नहीं कर पाया। हालांकि 1-2 बार ट्राई किया मैंने, बहुत प्रयास किया। उसके बाद सोचा कि बैक सपोर्ट भी कोई नहीं था, तो फिर थोड़ा मनी भी प्रॉब्लम होने लगी थी। तो सोचा कि साइड में मैं कमाऊं कुछ अपने लिए और फिर करियर में भी लगाऊंगा। तो मैंने एक प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया फिल्म इंडस्ट्री में और वहां पे काम करने लगा। पहले रिपोर्टिंग की थी मैंने 2-3 महीना, उसके बाद प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया, वहां पे काम किया मैंने और साथ में एक्टिंग भी करता था। कुछ पैसे आने लगे मेरे पास। तो अभी वही चलता रहा। फिर जर्नलिस्ट का काम शुरू कर दिया और बीच बीच में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर कमेंट्री भी करता हूँ। बिहार, पटना, जो भी जहां से ऑफर आते हैं मैं जाता हूँ। दिल्ली में भी ट्राई चल रही है, मेरी कोशिश जारी है। तो आगे मुझे उसी में जाना है। एंकर अगर एंकरिंग करना है मुझे तो एंकरिंग पे ही फोकस है मुझे। और ऐसी बात नहीं है कि मैं उस फील्ड को छोड़ दिया हूँ, अभी भी मेरे जेहन में है और किसी ना किसी दिन लक्ष्य प्राप्त करके ही रहूंगा। जी। आपका क्या स्कोप रहा, मतलब आप इस लाइन में आए तो आपका आपके लिए रोल मॉडल कौन थे? जैसे कि आपने बताया कि आप एक्टिंग करते हैं, आप एंकरिंग भी करना चाहते हैं, आप रेडियो में कमेंट्री भी कर चुके हैं, तो आपका मेन रोल मॉडल कौन था कि जिसके जरिए आपने मास कम्युनिकेशन का रास्ता चुना? मेरा रोल मॉडल मैं बताऊं आपको तो मेरा रोल मॉडल मैं खुद ही था। किसी से कोई इंस्पिरेशन नहीं लिया मैं मास कम्युनिकेशन में आने का। मैं खुद अपने बल पे, अपने मतलब मेहनत की वजह से और स्ट्रगल किया, लड़ा मैंने और करियर बनाने का बहुत मतलब जद्दोजहद किया और मास कम्युनिकेशन में आया। में एक जिद होती है। और जहां तक रोल मॉडल की बात है तो क्रिकेट में आने का रोल मॉडल आप पूछ सकते हैं तो मैं बता सकता हूँ। क्रिकेट का रोल मॉडल मेरा इंस्पिरेशन मिला वीरेंद्र सहवाग से। उस समय जी बहुत स्लो बैटिंग होती थी और वीरेंद्र सहवाग जब आए तो उन्होंने ऐसा फटाफट शॉट का निर्माण किया, तो और रुचि होने लगी मुझे। तो इस वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिला और मैं आया। तो रोल मॉडल कह सकते हैं मेरा एक जिद था, वही मेरा रोल मॉडल था और अभी भी वो जिद है। जी। अगर हमारे दर्शक कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप भी राकेश जी से सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवाल को यहाँ पे रखा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा।
जी, आप जी जरूर। सिंगिंग बहुत बढ़िया कर लेते हैं। आप सिंगिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर कुछ सुना देते हैं हमारे दर्शकों को तो बहुत अच्छा लगता है उन लोग को। और हाँ जी, मैं इसके अलावा सिंगिंग भी करता हूँ, कुछ जी, भोजपुरी गाना भी गाता हूँ और हिंदी गाने भी गाता हूँ। तो आज मैं हिंदी गाना गाकर आपको सुना दूंगा। तो एक जी, बिल्कुल। 90s में मूवी आई थी आशिकी, जी, म्यूजिकल सुपरहिट रही थी, महेश भट्ट की और राहुल रॉय उसमें एक्टर थे। उसी का एक गाना है, फेमस गाना है, वही मैं आपको 2 लाइन सुना रहा हूँ। जी। बाकी और भी गाने सुना दूंगा आपको। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तो ये सॉन्ग गाया, दर्शकों को सुनाया। जी जी, वैसे भी इसके आजकल नए नए पुराने पुराने सॉन्ग के नए नए वर्जन बनने लग गए हैं। जितने भी पुराने सॉन्ग है उसको नए नए सॉन्ग के जरिए कंपोज किया जा रहा है, उसको नया नया चीज बनाया जा रहा है। तो आप भी अगर कोई जी जी। खास कोई पुराना सॉन्ग जो आपने कभी हाल फिलहाल में नया नया सुना हो, नया वर्जन सुना हो उसका, तो आप क्या उसका नया वर्जन सुना सकते हैं तो खुशी होगी दर्शकों को। हाँ, नया बजट इसी का आया था जिसमें ऋतिक रोशन और जी, सोनम कपूर जी, जी। गाए थे। तो काफी उसमें मतलब गाया थोड़ा था। बहुत रैप करके लगाया था, सेम मतलब वही गाना था, जी, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और थोड़ा सा बस चेंज कर दिया गया था। जी, तो उसको थोड़ा फास्ट जी, बना दिया गया था। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, ऐसे करके बनाया गया था इसको। तो जी। तमाम सारे मतलब रिमिक्स बनाया जा रहा है पुराने गाने को, और लेकर नए गाने में और फिल्मों में दिया जा रहा है। तो एक ट्रेंड चल गया है बॉलीवुड में गाने को लेकर। तो इसको बनाकर मतलब पूरे पर्दे पर निखारा जा रहा है पुराने गाने को। ये देखते हो कि पुराना गाना जो है वो कभी भी ओल्ड नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये मेरा परसेप्शन है। और अभी का जो गाना है और पुराने गाने में आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये चीज जी, है, हमारे इसलिए उसको रिमिक्स करके पर्दे एक पर उतारा जा रहा है। फरमाइश हुई है, आप रिंकिया के पापा गाना सुना देते तो बहुत बढ़िया लगता। एक दर्शक की फरमाइश भोजपुरी। है। जी, जी, जी। मनोज तिवारी का जो सुपर जी डुपर जी। हिट सॉन्ग। जी, सुना दी। अरे चोट दिन मार दिल खींच के तमाचा, ही हंस दिले, अरे ही हंस दिले, रिंकिया के पापा ही हंस दिले, रिंकिया के पापा ही हंस दिले। मनोज तिवारी जी का गाना था, ये बहुत फेमस हुआ था। और जी, अभी तो मनोज तिवारी लॉकडाउन, जी। आपने अगर कोई अपनी तरफ से सॉन्ग लिखा हो, कोई कंपोज किया हो इन लॉकडाउन के दिनों में, अगर वो आप दर्शकों को सुनाना चाहें तो आप जी बहुत बढ़िया जी। लगेगा। जी, लॉकडाउन में मैं रहकर बहुत मतलब गाने गाए और एक गाना कंपोज किया था, वो कव्वाली था। और लॉकडाउन जी, में मैंने बहुत अपने माध्यम से जागरूक किया लोगों को, वीडियो बना बनाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो मैंने एक गाना बनाया था, हम्म, चलो आज कोरोना को जड़ से मिटाएं, 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 खतरनाक वायरस को देश से भगाएं, खतरनाक वायरस को देश से भगाएं, सुनो एक दास्तां इस वायरस की सुनाता हूँ, चाइना का इसका कनेक्शन मैं बताता हूँ। ये तो चला वुहान शहर चाइना से, पूरा फैला दिया अमेरिका जापान भारत में। यही निर्दोष और गरीबों का कातिल है, यही निर्दोष और गरीबों का कातिल है, न जाने चुप के चाइनीज के साजिशों में शामिल है। इसलिए तो कहता हूँ, चलो आज वायरस को जड़ से मिटाएं। ये बनाया था मैंने गाना। बहुत बहुत और भी बहुत सारे गाना सॉन्ग बनाया था मैंने धन्यवाद आपका। लॉकडाउन ये में। आपने बताया कि आप सिवान बिहार के रहने वाले हैं।
तो आपने जी जी। बिहार के रहने वाले, तो आप सिवान में ऐसी कौन सी चीज मिस करते हैं जो आपको दिल्ली में नहीं नजर आ रही है, जो आप बहुत मिस कर रहे हो सिवान की, कोई ऐसी खास कोई व्यंजन या फिर कुछ और चीज? देखिए, सिवान का और बिहार का व्यंजन एक ही होता है, लिट्टी चोखा, जो फेमस होता है। और जी माँ के हाथों का बना हुआ हो तो और भी शानदार होता है। तो सबसे जी ज्यादा मैं मिस करता हूँ माँ के हाथ बनाया गया वो जो आलू को भरकर बनाते हैं जी और जी जी। तावे पे, तो वो मैं बहुत मिस करता हूँ। और सिवान की मिट्टी तो मैं डेली मिस करता हूँ, बिहार की मिट्टी डेली मिस करता हूँ, वहां से लगाव है। तो उसमें और मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वहां से लगाव है मेरा, तो वो ज्यादा मैं बहुत मिस करता हूँ, घर का यादें आती है। लेकिन रहना पड़ता है दूर, करियर को लेकर और बाकी जी। चीजों के लेकर दूर रहना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा मिस करता हूँ मैं अपने बिहार और सिवान को भी, और वहाँ के व्यंजन को भी। आपने देखा होगा सिवान में कभी गए होंगे तो वहां पे स्टेशन के पास लिट्टी मिलता है, गोल गोल जी राउंड में बना के देते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है लिट्टी चोखा, और मैं बहुत खाता हूँ, जब जाता हूँ वहां पे बहुत खाता हूँ। करीब 8-10 लिट्टी खा जाता हूँ, क्योंकि जब जाता हूँ और जब आता हूँ, दिल्ली से जाता हूँ तो भी खाता हूँ, आता हूँ तो भी खाता हूँ। तो जी, ये अपना चीजें मैं स्कूल बहुत मिस करता के हूँ। बारे में कुछ बताइए, जहाँ पे आप सिवान में पढ़े हो, स्कूल के बारे में कोई ऐसी खास याद या फिर ऐसी खास दोस्त जिसे आप याद करते हो, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो हुआ जो आपको जिंदगी भर याद रहा, टीचर से रिलेटेड, फ्रेंड से रिलेटेड, ऐसी कोई खास याद? जी, हम लोग एक बार पूरे दोस्त मतलब पढ़ाई के बाद एक एग्जाम होता है, उसमें पहले बचपन में एक अपने यहाँ बोलते हैं घाटी घाटी रख दिया जाता है चौरा में, मतलब जी थोड़ा फील्ड टाइप का होता है, उसमें फील्ड में रख के आंख को बांध दिया जाता है, जबकि पुराने जमाने में उसको बोलते थे अंध युद्ध। तो अंध गेम होता था वो, तो अंध गेम होता था, तो मेरे सारे मतलब दोस्त नाकामयाब हो गए थे, उसको फोड़ने में, फोड़ा जाता था हाथ में एक डंडा पकड़ा कर। तो मेरे को बांध दिया गया था उस समय, और थोड़ा दूरी पे रख दिया गया था, और मेरे दोस्त कोई नहीं फोड़ पाए थे। तो मैं दोस्तों से एक शर्त लगाया कि इसको मैं तोड़कर और दिखा दूंगा कि हाँ मैं, मेरे में काबिलियत है। तो मेरे दोस्त बोले थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मैंने बोला ठीक है शर्त लगा लो। तो उन्होंने मतलब कुछ पैसे का शर्त लगाया और पार्टी पार्टी का। तो मैंने कहा कि जो मेरे को बांधा गया था ना, तो मेरे पास एक अल्पिन टाइप का था, मैं उसको थोड़ा सा ऐसे मार लिया, तो दिखने लगा मुझे। और मैं क्या किया, थोड़ा एक्टिंग करते हुए कि मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और गया और मैं उसे तोड़ दिया। तोड़ दिया, तो वो इंसिडेंट बहुत मतलब फनी था। और दोस्तों को फिर बाद में पता चल गया, तो उन्होंने मुझे मतलब दोस्ती को लेकर बहुत मतलब जिम्मेदार ठहराया, तुम घटिया हो, ये हो, गाली वाली भी दिए। और फिर बाद में मान गए, तो वो चीजें मुझे बहुत याद आती है दोस्तों के साथ। और टीचर के कुर्सी पे एक बार मैंने पापड़ रख दिया था, और प्लास्टिक अक्सर ऐसी घटनाएं होता है पन्नी टाइप का, वो रख दिया था, और बोल दिया था कि सर नीचे भीगा था इसलिए मैं रखा हूँ। और जब उन्होंने उस पर अपना तशरीफ रखा, तो थोड़ी आवाज आई वहां से, तो आवाज आई तो सारे स्टूडेंट हंसने लगे। मुझे सजा था, मुर्गा का बनाया गया था, लेकिन मजा आया था बहुत। तो ये सारा हूँ मैं अब, तो जो गुजर जाता है उसको फिर वो समय आता नहीं है, ये सारी जी। चीजें हैं। कोई खास आपके ऐसी कोई खास वजह इस फील्ड में आने की, या फिर कोई फैमिली प्रेशर, या फिर कुछ आपका खुद का इंटरेस्ट रहा इसमें आने के लिए, या फिर फ्रेंड्स ने नहीं ये चूज ऑफ किया इसलिए आपने इस लाइन में आने का सोचा? नहीं नहीं, फैमिली प्रेशर तो शुरू से ही नहीं रहा थी। और मम्मी पापा बोलते थे कि जो तुम्हारे जो मन करे वो करो, लेकिन करो तो अच्छा करो, जो तुम्हारा दिल करे वही करो। उन्होंने मुझे फ्री हैंड दे दिया था, और काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया था फैमिली मेंबर ने हमें, मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरे रिलेटिव, मेरे सिस्टर, सबने सपोर्ट किया था। तो इसमें फैमिली का पूरा मतलब सहयोग था। और यही चीज थी कि लाड़ दुलार ने मुझे थोड़ा मतलब शरारत करने पर मजबूर कर देता था। तो इसमें कोई मतलब वो नहीं था, इंटरफेयर नहीं था, और मैं अपने से खुद से ही इस फील्ड को चुना, क्योंकि कमेंटेटर एक वजह था कि कमेंटेटर मुझे बनना है, कमेंटेटर। और दूसरी चीज, थिएटर में बहुत शौक रखता था मैं, थिएटर में किया हूँ 2 साल स्कूलिंग पीरियड में, कॉलेज में भी किया हूँ। तो ये चीजें थी, और इस वजह से मैं ज्वाइन किया मास कम्युनिकेशन। एक जी, हमारे मेरी दर्शक ने और पूछा है कि आप कोई फनी इंसिडेंट जो शेयर करना चाहते हो अपनी लाइफ से हाँ रिलेटेड। हाँ हाँ,
हाँ, ज्योति जी पूछ रही हैं, यान मेरे जी कॉलेज का नाम है। मैं उसमें बहुत फनी चीजें किए थे हम लोग। एक बार अघोड़ी का रोल किया था मैं। जी अघोड़ी का रोल किया था, शॉर्ट वीडियो बना रहा था मेरा दोस्त, तो उसमें पूरा काला टीका ऐसे लगा लिया था। जी और ज्योति भी शायद थी, लेकिन उस इंसिडेंट में ये नहीं थी। तो जी मैं क्या क्या, लाइब्रेरी में एक लड़की वो मैगजीन निकाल कर पढ़ रही थी। मैं जी चुपचाप कंबल ओढ़ कर गया और गेट हटाकर और उसको उसके सामने ऐसे हा कर दिया। बस वो डर के बहुत मतलब वो हो गई। तो ऐसे ऐसे फनी चीज मैं करता था, मिमिक्री करता था। नाना पटेकर के मिमिक्री किया हूं मैं यान में। तो आप किसी खास एक्टर या फिर किसी की जिसकी आप मिमिक्री करते हैं उसके करके बताते तो अच्छा लगता दर्शकों को। जी, ज़रूर। ज़रूर, मैं जी नाना पाटेकर का मिमिक्री करता था। और भी जी हीरो का करता था, लेकिन परफेक्ट नाना पाटेकर का ही मैं करता था। जी क्योंकि एक अंदर से वो टैलेंट आ जाती है किसी हीरो के प्रति, आप शौक रखते हैं तो नाना पाटेकर का ज़्यादा करता था मैं। और जी लड़के हमारे जो जितने यान के थे, जो जूनियर थे, सीनियर थे, वो भी बहुत सुनने का मतलब शौक रखते थे नाना पाटेकर का मेरे आवाज़ के थ्रू, और बहुत ज़्यादा मतलब प्यार भी करते थे। तो मैं एक झलक सुनाकर आपको मतलब सुना देता हूँ नाना पाटेकर का। जी अच्छा है, अच्छा है। आ गए हैं मेरे मौत के तमाशा देखने। फांसी पे लटका देंगे मुझे, जो बैठी बाहर आ जाएगी, आंखें बाहर आ जाएगी। आप खामोशी से घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारे न मर्दान की बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत की तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना है मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। अंधेरे में जीने की आदत पड़ गई है, अंधेरे में। पहले राजा महाराजाओं से, गुंडों से, गद्दारों से। अरे ऊपर वाला भी देखता होगा तो शर्म आती होगी। सोचता होगा कितनी खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, नीचे आके सब रेंगने वाले कीने बढ़ गए। रेंगो रेंगो, ये कलम वाली बाई कलम के सहारे अपने काले करतूत को मिटाना चाहती थी। क्या मिला उन्हें? कुछ नहीं। ए मैं क्रांतिकारी मरने जा रहा हूँ, ला रे ला फांसी ला। तो ऐसे बहुत चीजें करता था मैं। बाद आपका जॉब हम ने लोगों ने किया। जी धन्यवाद। जनवरी जी ने एक सवाल पूछा है कि आप अनूप गर्ग जी का मिमिक्री करके बताइए जो ईएन कॉलेज में पढ़ते थे। जी जी जी, हम लोगों ने उनके हमारे सर जो है एमडी सर, और वो एमपी से इलेक्शन लड़ रहे थे जी 2014 में। जी और हम लोग कैंपेनिंग के लिए गए थे मथुरा। जी मथुरा गए थे, थैंक यू ज्योति। मथुरा गए थे कैंपेनिंग में, तो वहां हमारे सर जाते थे तो हाथ जोड़कर सबको कहते थे कि मैं मथुरा के वासी हूँ। तो मैं उनका मिमिक्री करता था आकर होटल में, क्योंकि थक जाते थे हम लोग दिन भर कैंपेनिंग करते करते। तो होटल में थकान दूर करने के लिए हमारे 4 5 10 कॉलेज के दोस्त थे, उनके साथ मिलकर एक्ट करता था और मिमिक्री करता था। और ऐसे करता था, जब सर करते थे उनका ये एक्ट करता था मैं। ऐसे करते थे सर। आ जाओ, आ जाओ। आज दोस्तों, आज मैं मथुरा कॉलेज में आया हूँ। 10 साल से मैं इसी कॉलेज में पढ़ता था। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसे करते थे वो, जी मतलब बोलते हुआ करते थे। तो मैं उनका मिमिक्री आकर करता था होटल में, और मजाक करते थे हम लोग आपस में, और फिर थकान दूर होती थी हमारी, और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता था, फिर हम लोग एंजॉय करते थे। तो मैं सर जी का आपने मिमिक्री करता था। आपका आपका जो इंटरेस्ट था वो एक्टिंग फील्ड में भी था, तो आपने एक्टिंग थिएटर वगैरह शायद किया हुआ है, तो उसका रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, उसके रिलेटेड कोई एक्टिंग जो आप करके दिखा सकें। जी जरूर। हमने जब एक्टिंग शुरू किया था ना, तो उसमें हमारे एक सर थे, आते थे पढ़ाने, एक्टिंग सिखाने। तो उसमें वो बोले थे एक रोज कि आप एक सिचुएशन दिए थे मुझे कि आप मुझे अंधे के रोल करके दिखाओ, ठीक है। तो उस समय मैं अंधे का रोल किया था। बोल रहे थे कि अगर तुम अंधा होते तो क्या करते। तो मैंने बोला कि मैं अंधा होता तो मैं ऐसे करता, और मैं ऐसे किया था उस समय। अभी तो चलने का कुछ नहीं, बैठे बैठे आपको बता बता देता हूँ। ऐसे किया था मैं उस समय। अभी तो बैठकर उतना फीलिंग नहीं आ रही है, अगर उठ के जी मैं करता तो थोड़ा और बेटर कर सकता था। जी तो जी अंधे का जी रोल किया था मैं उसको। और जी फिर मैं उन्होंने फरमाइश किया है कि आप वंदना मैम का एक्टिंग करके बता दीजिए तो एक बार। वंदना मैम तो आती थी।
जैसे लड़के नीचे मतलब शोरगुल करते थे और ज्यादा परेशान होती थी तो आती थी, और उधर से आती थी ऐसे लाल लाल ये पूरा चेहरा करते हुए आती थी और बोलती थी, आकाश बेटा मैं सब सुन रही हूँ, तू ऊपर आ, तू ऊपर आ फिर मैं बताती हूँ। अब फिर ऐसे स्माइल कर देती थी, फिर राकेश तू भी उन लोगों के साथ है, और फिर हंस लेती थी थोड़ा सा। तो ऐसे करके वो आती थी और डांटती भी थी और हंसती भी थी, ये चीजें बहुत अच्छा लगता था हमें। तो ये बंदा मैम का एक स्टाइल था, अगर आप सामने होते तो मैं चल के करता तो अच्छा लगता, क्योंकि बैठे जी। बैठे थोड़ा सा वो और फीलिंग जी। नहीं आ पा रही है। जी। जी। तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो ये चीजें होती थी हमारे साथ कॉलेज में, और बहुत फन किया हम लोगों ने। और नवनीत भैया भी हमारे साथ हुआ करते थे उस समय, हमारे सीनियर थे। और नवनीत भैया भी अपना एक अलग ही अप्रोच में हुआ करते थे, एक लीडर हुआ करते थे, यूथ कांग्रेस के लीडर थे। तो उनके साथ वो मेरे रूममेट भी थे, अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव में, उनका जी। भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एडिटर इन चीफ भी हैं। जी। तो वो उस समय हुआ करते थे, ये भैया लोग थे। और ये लोग बहुत सपोर्टिंग, मतलब सपोर्टिंग थे उस समय। जो भी कुछ होता था कॉलेज में, सपोर्ट मतलब अपने हिसाब से जो उनको होता था बताते थे हमको, सही दिशा निर्देश बताते थे। नवनीत जी से जुड़ा कोई खास ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे? उनसे कोई जी खास जी। कोई याद, कोई ऐसी याद जो आप कभी ना भूल पाए, ऐसी कोई उनसे जुड़ी कोई खास याद? हाँ, नवनीत भैया से जुड़ा हुआ बहुत सारा इंसिडेंट है। और हम लोग रूम पार्टनर रहे हैं, तो हम लोग बहुत मस्ती भी करते थे। नवनीत भैया थे, चार और हमारे दोस्त थे रूम पार्टनर। नवनीत भैया के साथ सबसे रोमांटिक चीज वो था कि नवनीत भैया के साथ में एक बार सोया हुआ था रात में। मतलब हम दोनों लोग रात में ऊपर छत पे सोए हुए थे। तो उन्होंने एक अपने फीलिंग बताया, उन्होंने, उनकी कोई दोस्त थी, तो उनसे मतलब ज्यादा मतलब अटैचमेंट था। तो उन्होंने अपना फीलिंग बताया कि अच्छा इसको क्या कह सकते हैं, तो मैं थोड़ा उनको बोल दिया कि इसको प्यार कहते हैं। तो फिर वो उसी में खो गए थे 10-15 मिनट, और फिर सोचने लगे कि हमको लग रहा है कि हमको प्यार हो गया, फिर ये हो नहीं सकता, ये दोस्ती है कि प्यार है। वो चीज करके मैं 20 मिनट खींचा था, मैं मजे भी ले रहा था उनसे। और फिर अंततः अभी सुनेंगे तो मेरे को मारेंगे भी कि ये साला मजा भी लिया है। लेकिन वो चीजें मुझे बाद में इमोशनली फिर मैंने सोचा कि नहीं, किसी के फीलिंग के साथ मजा नहीं लेना चाहिए। फिर नवनीत भैया को मैंने बोला कि शायद आपसे भी वो प्यार करती हैं, तो आप एक बार प्रपोज करके देखिए। तो ये चीज मैंने उनको बोला था। तो वो चीजें मैं नहीं भूलता हूँ कभी, जब रोमांटिक मूड में होते थे तो मेरे पास ही शेयर करते थे कोई कोई बातें, कुछ चीजें, कि और सारे जो दोस्त होते थे वो बहुत मतलब अलग तरह से लेते थे इस बातों को। तो ये चीज कॉलेज का एक मतलब अहम हिस्सा होता है किसी भी स्टूडेंट और सीनियर के लिए, तो ये चीज आम बात है। तो उस समय ये हुआ करता था किस्सा। बाकी खाना वाना हम लोग साथ में ही बनाते थे, चार दोस्त। और नवनीत भैया ऐसा लगता था कि घर के मालिक हैं, हम तो बिंदास घूमते थे। और ये चीजें वो सारा सामान लाते थे और हम लोग बनाते थे, फिर खाते थे, मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे, एग्जाम देते थे एक साथ। और कॉलेज में जाने के बाद हम लोग कट जाते थे, क्योंकि हमारा बैच अलग हुआ करता था और उनका अलग। तो ये चीज थी नवनीत भैया के साथ। वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत सपोर्टिंग भी हैं। तो आपका और उनका बॉन्डिंग कैसे रहता था? जैसे कि सीनियर और जूनियर में तो अंतर होता ही है कॉलेज लाइफ में, खासकर क्योंकि जूनियर लोग का उन सीनियर लोग उन का ज्यादा लोगों ने कभी नहीं उन होता लोगों ने है। कभी सीनियरिटी नहीं दिखाई। एक छोटा भाई मना कि नहीं ये छोटा भाई है, कोई सीनियर जूनियर नहीं। क्योंकि वो लोग मास्टर्स में थे, मैच्योर थे, उन लोगों को पता था कि क्या होता है क्या नहीं। वो दिल्ली के नहीं थे, हमारे ही एरिया के थे। और उन लोगों को ये सब चीज पता था, मैच्योरिटी और सीनियरिटी। क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैच्योर इंसान जो होता है ना, तो उनको पहले ही पता रहता है कि ये बच्चा है, आया है अपना करियर शुरू करने, इसको हेल्प किया जाए। तो ये चीजें उन लोगों में ये खास थी, ये चीजें थी। और बाकी मेरे दोस्त जो बहुत क्लासमेट हुआ करते थे, उसमें भी कुछ दोस्त थे शरारती, कुछ अच्छे थे, ये चीज थी। तो ये लोग कभी ये नहीं जताया कि हम सीनियर हैं तो ये करो वो करो। हाँ, ये चीजें इन्होंने, इन लोगों ने नहीं किया। ये खास था। देखिए ये बातें कर कर थोड़ा मैं इमोशनल भी हो गया अंदर से, क्योंकि वो दिन याद आ जाता है।
जी, आपका इंटरेस्ट अभी भी। फील्ड में, आपने मिमिक्री किया, आप एक्टिंग भी करते हैं, आप कमेंट्री भी करते हैं, तो ये आप जी मल्टी टैलेंटेड हैं। आप ये इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इतना इतना सारा टैलेंट आपके अंदर है। अमूमन ऐसे लोगों में ऐसे टैलेंट पाना आज के दौर में ऐसे काफी मुश्किल काम है। आपके आपके अंदर इतना सारा टैलेंटेड है, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपके उज्जवल ये भविष्य। ईश्वर का सब कृपा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का कृपा है ये सब, और भगवान भोलेनाथ का कृपा है। जी। आपने कहा भगवान भोलेनाथ का कृपा है, तो आप भोलेनाथ जी का कोई सॉन्ग जो आपने गाया हो या फिर बिल्कुल सुना हो, सुना दीजिए बिल्कुल दर्शक। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हम्म, चल भोले बाबा के द्वारे, सब को दुख कटेंगे तुम्हारे। चल भोले बाबा के द्वारे, सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा, शंभू बाबा, भोले बाबा, शंभू बाबा, चलो भोले बाबा के द्वारे, सब दुख कटेंगे तुम्हारे। ओम नमः शिवाय। हर बहुत हर बहुत महादेव। बहुत 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 धन्यवाद। अगर हमारे दर्शकों की कोई प्रश्न है जो राकेश जी से पूछना चाहते हैं, तो अपना प्रश्न रखिए, आपसे पूछा जाएगा। नवनीत जी ने कहा है कि आप कोई सीनियर का एक्टिंग करके बता दीजिए, कोई सीनियर जो मिमिक्री करके जो आपके साथ जुड़े हुए हों। अच्छा। जी अच्छा, जो हमारे रूम पार्टनर एक थे, यासीन करके। जी यासीन यासीन भैया थे। ओ भी, उनको भी मैं बड़ा भाई मानता हूँ, चाहे जो भी हैं। तो यासीन भैया जब भी मतलब आते थे ऑफिस से, तो ऑफिस से आते थे तो मान लीजिए कि यहाँ नवनीत भैया लेटे हुए हैं अपने बेड पे, और जी मैं बैठ के लैपटॉप चलाता था। तो जैसे ही वो रूम खोलते थे, तो आते ही ऐसे करते थे, नवनीत यार क्या बनाया है यार तू, नवनीत हद कर देता है यार, कुछ महक रहा है राकेश, तेरे को महक नहीं रहा है क्या। और फिर बैग रखते थे, और फिर चले जाते थे किचन में, और कढ़ाई होता था, सब्जी वब्जी बना के रखते थे हम लोग, जैसे खोल कर देखते थे। क्या यार नवनीत, हर दिन तुम यही बना देता है यार, हर दिन तुम सब्जी बना देता है, डेली डेली तुम्हारा यही कारण, क्या कभी तो ये खाया खा लिया करो यार, हद है यार, तुम बिहारी, कभी तुम्हारा बिहारीपन नहीं जाएगा। अरे ऐसे बोलते थे, और फिर बाथरूम में घुस जाते थे, फिर उधर से हाथ पैर धोकर, यार नवनीत हद है, और ये ऐसे एक टुकड़ा लेकर तौल टावल का, और फर्श पे ऐसे मारने लगते थे। यार नवनीत हद है, हद है यार, तू भी राकेश ऐसे ही बैठा है यार, तू भी हद है, देख नहीं रहा है तुम गंदा हो गया, मतलब दिखाते थे बहुत। जी। ये चीजें करते थे वो, तो ये चीजें हमारा होती थी, तो ये लोकल की आवाज, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसको प्रमोट करने के लिए? ये लोकल की आवाज जो फेसबुक पेज है, और @लोकल की आवाज इंस्टाग्राम है, लोकल की आवाज यूट्यूब है, मैं दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने हुनर को निखार सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो है आपके आपके मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस लोकल की आवाज फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और लाइव हमारे साथ जितना हो सके जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये आप लोगों का पेज है, और मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, आप लोग निरंतर इसमें लाइव से जुड़े रहें, और फॉलो और लाइक जरूर करें। जी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पेज पे। हम आपके उज्जवल भविष्य और जी आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया लाइव, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप भी सेफ रहें, स्वस्थ रहें। आशा करते हैं कि हम आने वाले समय भी आपके साथ लाइव जरूर जुड़ेंगे। ऑफ कोर्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।